धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। सुना है तूने कागजों में कुछ तरक्की के शहर बसाए हैं। सुना है तूने कागजों में कुछ तरक्की के शहर बसाए हैं, पर सच तो ये है कि तूने गांव के गांव रुलाए हैं। पेपर चोरी के नाम पर तुम सत्ता में तो आ गए हो। अब यह तो बता दो, इन 2 वर्षों में कितनी OMR शीट में नंबर बढ़ाए हैं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने बहुत धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुना। इस अभिभाषण को जिस खास ढंग से डिजाइन करा गया है, उसमें संख्यात्मक आंकड़े ज्यादा दिए हैं और संख्यात्मक आंकड़ों के द्वारा सरकार ये बताना चाहती है कि पिछले 2 साल के अंदर हमने राजस्थान में कितने काम करवाए। मैं समझती हूँ अध्यक्ष महोदय कि महामहिम राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़वाया गया वो भ्रम पैदा करने वाला था, वो दिशाहीन था और दोहराव युक्त था। आंकड़ों के माया जाल में फंसाकर आपने जो यहाँ पर 1 साल की अपनी सरकार ने क्या किया और आगे क्या करेगी उसके बारे में बताने की कोशिश करी, जो हकीकत से परे दूर है। अध्यक्ष महोदय, आसमान में जब पक्षी उड़ता है तो आपने देखा होगा वो कभी आसमान को नहीं देखता, और जो जानवर जमीन पर विचरण करते हैं आपने देखा कभी वो आसमान की तरफ देखते हैं? वो नहीं देखते हैं। उनका ध्यान जमीन पर रहता है, क्योंकि हकीकत जमीन पर है। आप लोगों ने विकसित भारत की बात करी, 2047 की बात करी। अध्यक्ष महोदय, केवल सड़क बनाने से, कॉलेज खोलने से, चिकित्सालय खोलने से विकसित भारत नहीं बनता है। हमने हमारे 5 साल के शासनकाल के अंदर हमने भी सड़कें बनवाई, इन 2 साल के कार्यकाल में आपने भी सड़कें बनवाई। हमने भी अस्पताल खुलवाए, आपने भी अस्पताल खोले। हमने भी पंचायत समितियां बनवाई, आपने भी पंचायत समिति बनाई। आपने चिकित्सालय बनवाए, हमने भी चिकित्सालय बनवाए। नया क्या किया है? आज जो प्रदेश की हालत है, जिस तरीके से अराजकता का वातावरण बना हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है। सर्दियों के मौसम में गांवों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बिजली मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम चारों तरफ अशुद्ध वातावरण। हम हमारे राजस्थान के लोगों को, यहाँ की जनता को शुद्ध वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध दवाई नहीं दे पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम बात करते हैं विकसित भारत की और 2047 की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार जब आई सत्ता में तो पेपर लीक के मामले को लेकर युवाओं और बेरोजगारों की भावनाओं को भड़काकर आप लोगों ने वोट प्राप्त करे। आप सत्ता में आए, कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार ने प्रयास करा, कड़े कानून बनाए, लेकिन हम लोग नहीं रोक पाए। और मैं कहती हूँ इस मंच पे, इस सदन के अंदर दावे से कि आप भी पेपर लीक को नहीं रोक पाए हैं। बड़ी बातें करते हैं। मैंने अपने सत्ता पक्ष के लोगों को सुना। सत्ता पक्ष के लोगों के पास अभिभाषण पर बोलने को कुछ नहीं था। वीबी जी राम जी, क्योंकि उसमें राम जी है, या पेपर लीक, ये 2 ही मुद्दे थे जिस पे पूरे सदन के अंदर चर्चा हुई इन 4 दिनों के अंदर। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। पेपर लीक की आप बात करते हैं,
7 सितंबर 2025 को जोधपुर के खेतेश्वर स्कूल के अंदर आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को खाली अवस्था में मिले। अभ्यर्थियों का यह मानना था कि उन पेपर को खोला गया है, उसकी फोटो खींची गई है और उसको वापस टेप से चिपकाया गया है। अभ्यर्थियों ने शोर करा, उसकी शिकायत करी, तो वहां पर सीसीटीवी की निगरानी का हवाला देकर कि इसको सख्त किया जाए, उसको इतिश्री कर दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड पर आते हैं। 29 जनवरी 2014 को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय यह भर्ती बोर्ड बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले एसओजी ने इस बोर्ड के 3 कर्मचारी और कुछ अधिकारियों को, कुछ लोगों को गिरफ्तार करा और उन पे आरोप था कि 2018 की भर्ती के अंदर 38 अभ्यर्थी जिन्होंने नकल करी, ओएमआर शीट में परिवर्तन करा, नंबर बढ़वाए और फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त करी, उनको गिरफ्तार करने का काम करा। अध्यक्ष सभापति महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि ये जब तक गिरफ्तार हुए उससे पहले तक वो इस बोर्ड के अंदर थे और इस बोर्ड के तीनों अधिकारी गिरफ्तार होने से पहले इस बोर्ड में काम कर रहे थे। इस बात की क्या गारंटी है कि पिछले 2 वर्ष के अंदर इन्होंने इन भर्तियों में कोई धांधली न की होगी? ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी एक के दल की सरकार आती है तो यही लोग बेईमानी करते हैं और किसी दूसरे दल की सरकार आती है तो ये ईमानदार हो जाते हैं? मुझे इन पे शक है कि आपने जो पिछले 2 साल के अंदर जो भर्तियां करी है उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई, इस बात पे मुझे शक है। सभापति महोदय, पिछले 1 वर्ष के अंदर आरपीएससी और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के एक तुलनात्मक विवरण मैं सदन में रखना चाहती हूं ताकि हमारे युवा बेरोजगार लोगों को और सदन को पता चले कि किस तरीके से धांधली हुई है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में चयन बोर्ड में इन 5 परीक्षाओं के परिणाम जारी करे। पटवारी भर्ती मेरिट गई 84%, लाइब्रेरियन भर्ती मेरिट गई 70%, ग्राम सेवक भर्ती मेरिट गई 83%, ड्राइवर भर्ती मेरिट गई 72%, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मेरिट गई 73%। आप आरपीएससी पर आ जाएं। सितंबर और अक्टूबर के अंदर विभिन्न लेक्चरर और लाइब्रेरियन की परीक्षाएं हुई, उसके परिणाम आप देखें। इतिहास लेक्चरर मेरिट 56%, संस्कृत लेक्चरर मेरिट 57%, भूगोल लेक्चरर 52% मेरिट, लाइब्रेरियन 56% मेरिट। आप देख सकते हैं कि चयन बोर्ड की अधिकांश भर्तियों के अंदर तो मेरिट परसेंटेज आ रही है 70-80 के करीब, और आरपीएससी की जो परीक्षा परिणाम है उसमें जो मेरिट आ रही है वो 50 से 60% आ रही है। तो ये धांधलियों की तरफ साफ साफ इंगित करते हैं कि मंत्रालय चयन बोर्ड जो है उसके अंदर किस तरीके से धांधली हुई। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आरपीएससी के कामकाज के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि ये सरकार आरपीएससी के जो कामकाज है उस पर भी बारीकी से नज़र रखे हुई है। पिछले वर्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग राजनीतिक विज्ञान व्याख्याता भर्ती के लिए 225 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई सभापति महोदय, और आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई उसके अंदर लगभग 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन आरपीएससी द्वारा कठिन पेपर बनाने और न्यूनतम जो है 40% अंक लाने की अनिवार्यता की वजह से पूरे राजस्थान के अंदर केवल 6 अभ्यर्थी उसमें पास हुए। ये सोचने वाला विषय है सभापति महोदय कि 219 पद खाली रहे और सिर्फ 6 अभ्यर्थी केवल उसमें पास हुए हैं। आरपीएससी के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होगी जिसमें केवल विज्ञप्ति पदों के केवल 2% अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। स्कूल में व्याख्याताओं के पद खाली पड़े हैं, योग्य अभ्यर्थी आरपीएससी के द्वारा मिल नहीं रहे हैं, और राजस्थान के जो 45,000 अभ्यर्थियों ने, युवाओं ने उस परीक्षा में बैठा,
उन लोगों के भविष्य के बारे में, उनके साथ अन्याय किसने करा, इसकी जानकारी सरकार को लेनी चाहिए। सभापति महोदय, अरावली पर्वत को लेकर, श्रृंखला को लेकर राजस्थान के अंदर और राजस्थान के बाहर हजारों की तादाद के अंदर लोग सड़कों पर आए। इस अभिभाषण के अंदर अवैध खनन के बारे में और अरावली को किस तरीके से बचाया जाए उसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। मेरी मांग है इस सदन के अंदर कि सरकार ये स्पष्ट करे कि अरावली के बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि न्यायपालिका भी जानना चाह रही है। तो सरकार पर्यावरणविदों से बात कर उसका मानचित्र बनवाए सही और वो न्यायपालिका के अंदर पेश करे। सभापति महोदय, आप देख रहे हैं बीकानेर के अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग अनशन पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं और उसमें बहुत सारे संत महात्मा भी बैठे हैं। आप तो अपने आप को बहुत बड़े हिंदू के हितैषी मानते हैं, हिंदू धर्म के आप अपने आप को रखवाले मानते हैं, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा उन संतों के पास जाकर मिला नहीं, उनकी बात नहीं सुनी, उनको कुछ आश्वासन नहीं दिया। आज उनके हालात खराब है बीकानेर के अंदर। सभापति महोदय, खेजड़ी को लेकर आप लोगों ने पूंजीपतियों को खुश करने के लिए सौर ऊर्जा का जो जिक्र बार बार अभिभाषण में किया गया है और विंड पावर को लेकर हजारों खेजड़ियों को काटने का काम जो राजस्थान के अंदर चल रहा है उसके प्रति लोग आक्रोशित हैं, इसलिए वो धरने पर बैठे हैं। जिस वृक्ष को हम लोग देवतुल्य मानते हैं उस वृक्षों की कटाई हजारों की तादाद के अंदर हो रही है, हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सभापति महोदय, इस पे सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार को चाहिए तो ये कि जो खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है उनकी जगह वापस हजारों की तादाद में वो पौधे लगाए जाएं, उन पेड़ों को संरक्षित किया जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार बिल्कुल मौन है, इनकी तरफ से एक भी लाइन इस सदन के अंदर नहीं आई, ना अभिभाषण के अंदर आई है। सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आती हूँ, झुंझुनू जिले से, वहाँ पे अवैध कटाई चल रही है और हरियाणा के अंदर उनका काला धंधा चल रहा है। हजारों की संख्या के अंदर पेड़ काटकर हरियाणा की सीमा के ऊपर उनको बेचा जा रहा है। वहाँ पर मंडी लगती है सिंघाना के अंदर, बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा झुंझुनू बॉर्डर के ऊपर खेजड़ी की तस्करी के लिए मंडी लगती है और वहाँ पर खेजड़ी की तस्करी होती है बिल्कुल प्रशासन की नाक के नीचे। सभापति महोदय, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो तस्करों को संरक्षित कर रहे हैं और इस तरीके से खेजड़ी की तस्करी हो रही है। बैठ जाओ। मंडी कभी से भी लग रही हो, ठीक है, हमने नहीं संभाला इसलिए हम इस तरफ बैठे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि उस समय सरकार किसकी थी और आज किसकी है, ये आपका और हमारा दायित्व बनता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभापति महोदय, हम लोग यहाँ पे नशा मुक्त राजस्थान की बात करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नांद गांव के अंदर 100 करोड़ की एमडीएम की फैक्ट्री को सीज किया गया और राजस्थान की पुलिस ने नहीं करा। सभापति महोदय, महाराष्ट्र की पुलिस वहां पर आई है। हमारे प्रशासन को पता भी नहीं है कि इस तरीके से गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा है। तो ये सोचने की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं। केवल यहाँ पर राम की बात करने से, केवल यहाँ पर पेपर लीक की बात करने से आप इतिश्री नहीं कर सकते हैं। देश के और राजस्थान के हालात बहुत खराब है। आप लोग जब चुनाव में जाओगे गांव के अंदर तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अब आप बात करते हैं अभिभाषण की, आपने संकल्प पत्र लेकर आए, घोषणा पत्र लेकर आए। मैं 4-5 बातें उन घोषणा पत्र की आपको बताती हूँ। आपने अपने संकल्प पत्र के अंदर, जो आपके लिए बिल्कुल संविधान के बराबर आप उसको मान रहे थे, आपने एमएसपी के बारे में संकल्प पत्र के पेज 9 पर आपने कहा कि ज्वार, बाजरे एवं गेहूं के एमएसपी पे खरीद को आपने संकल्प लिया है। लेकिन सभापति महोदय, इस अभिभाषण के अंदर
केवल गेहूं का जिक्र किया गया कि गेहूं को एमएसपी पे खरीदा जाएगा। आपने ये घोषणा नहीं करी कि खरीफ 2026 के बाजरा व ज्वार के समर्थन मूल्य पर आप खरीद करेंगे क्या या नहीं करेंगे। सभापति महोदय, आपने संकल्प पत्र के पेज नंबर 8 पर कि हम केंद्र के साथ मिलकर ईआरसीपी को समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे, लेकिन सभापति महोदय दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस अभिभाषण के अंदर आपने ईआरसीपी का नाम तक नहीं लिया। मुख्यमंत्री महोदय 4 बार हमारे झुंझुनू जिले में चले गए, यमुना का पानी आएगा, यमुना का पानी आएगा। 2 साल हो गए हैं, डीपीआर बन जानी चाहिए थी, यमुना के ऊपर काम चालू हो जाना चाहिए था। न तो केंद्र की सरकार अपने बजट में यमुना पर बात करती है, न हरियाणा की सरकार अपने बजट के अंदर यमुना पे बात करती है। केवल और केवल मुख्यमंत्री जी वहां पर जाते हैं और यमुना की बात करते हैं। यमुना का पानी कोई बोतल में भर के ले आए हो तो हमें पता नहीं है, लेकिन धरातल पर दूर तक यमुना का पानी लाने की कोई बात हमें दिखाई नहीं देती है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जाते हैं, जो जिले के अंदर कांग्रेस के टाइम काम शुरू हुए उन कामों के उद्घाटन के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीएससी का उद्घाटन उन्होंने 3 बार तो कर दिया, एक ही पीएससी का। वो मंडरेला गए, मंडरेला जाके उन्होंने चुड़ैला पीएससी का उद्घाटन। वो मंडावा आए, क्योंकि महल और राजघराने की पार्टी है तो गढ़ के अंदर गए और गढ़ से उन्होंने चुड़ैला का पीएससी का उद्घाटन कर दिया। फिर वो फतेहपुर गए और फतेहपुर में जाते जाते उन्होंने चुड़ैला पीएससी का उद्घाटन कर दिया। मेरे मंडावा के अंदर सीवरेज का काम जो हमारे इस टाइम पर मंजूर हुआ, शुरुआत हुई, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री महोदय से, सीवरेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री महोदय से बाड़मेर में करवाया जाता है, बांसवाड़ा में, और उसी को मुख्यमंत्री महोदय भी कुछ दिन पहले अपनी सूची में लेकर आए कि नगर पालिका मंडावा की सीवरेज का काम जो है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। इतनी ललक आपको क्यों है उद्घाटन करने की, लोकार्पण करने की? आप अपने काम करते। होना तो ये चाहिए था, अभिभाषण के अंदर आपने जो बोला, आप बता दें कि आपकी सरकार जब सत्ता में आई आपने ये बजट पारित करा, वो काम शुरू हो गया, हमने इसका शिलान्यास करा और हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं। सभापति महोदय, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और रखने के कुछ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, संकल्प पत्र के पेज नंबर 14 पर आपने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग जनों को पेंशन 1500 प्रति माह करेंगे, लेकिन अभिभाषण में इसकी समय सीमा तय नहीं करी गई। संकल्प पत्र के पेज नंबर 9 में आपने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 12,000 प्रतिवर्ष करेंगे, लेकिन अभिभाषण के अंदर इस बात का कोई जिक्र नहीं है। 4-4 महीने से तो पेंशन नहीं मिली है लोगों को, उसके बारे में बताना चाहिए यहाँ पर सरकार को कि वो क्यों नहीं मिल रही है। हमें लगता है कि लोकसभा की 11 सीटें हारे हैं, इसलिए केंद्र भी इनको पैसा नहीं दे रही है, पैसे के अभाव में काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने कर्मचारियों के लिए संकल्प पत्र के पेज 9 पर लिखा, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने एवं कर्मचारियों के वेतन एवं लाभों को समय पर देने का संकल्प लिया। सभापति महोदय, इन्होंने स्थानांतरण नीति तो नहीं लाए, लेकिन धर्म, जाति और समाज के आधार पर स्थानांतरण करा इन लोगों ने, और उस समय स्थानांतरण करा जब बच्चों की परीक्षाएं सर पे थे। विशेष धर्म को लेकर आपने लोगों को प्रताड़ित किया, विशेष समाज के लोगों को लेकर आपने प्रताड़ित किया है। आपकी स्थानांतरण नीति कहाँ गई? तो आपके कथनी और करनी में कितना फर्क है यहाँ पर सब लोग ये जानते हैं। ओपीएस का कोई जिक्र नहीं, एक भ्रामक अस्पष्ट अभिभाषण यहाँ पर महामहिम राज्यपाल महोदय से पढ़वाया गया। सभापति महोदय, अभिभाषण में ये साफ तौर पर कहा गया कि पिछले अभिभाषण में कहा गया कि वर्ष 2025-26 में 1.25 लाख कर्मचारियों की भर्ती का वादा किया अभिभाषण में। पिछले साल की भर्ती पूरी हुई नहीं, क्योंकि अभिभाषण में तो बताया नहीं कि उन 1.25 लाख के अंदर कितनी भर्ती हमने दे दी,
कितने लोगों ने ज्वाइन कर दी और कितनी बची है। वो भर्ती पूरी नहीं हुई, जो भर्ती पूरी नहीं हुई उसको जोड़कर इस बार अभिभाषण में घोषणा कर दी कि हम 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। आपने कोई स्पष्ट नहीं कहा। आपके जो विभाग है उनके विज्ञापन तो आ रहे हैं, लेकिन किस पद के लिए आप भर्ती निकाल रहे हैं उसके बारे में आपकी स्पष्टता नहीं है। हमारा जो युवा बेरोजगार आपकी तरफ देख रहा है, और भर्ती सरकारी विभाग में हो जरूरी नहीं है सभापति महोदय। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं है, निजी क्षेत्र भी है। आपको ये स्पष्ट नीति बतानी चाहिए कि आप निजी क्षेत्र के अंदर युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके की नीति आप अपनाने जा रहे हैं ताकि सरकारी नौकरी के साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को नौकरी मिल सके। सभापति महोदय, राइजिंग राजस्थान के बारे में यहाँ पर बहुत चर्चा हुई। अब आप देख लें, दिसंबर 2024 के अंदर 35 लाख करोड़ के एमओयू निवेशकों के साथ किए गए, आनन फानन में किए। 13 महीने बाद सरकार खुद कह रही है, आपके लोगों ने भी यहाँ पर वक्तव्य दिए हैं कि केवल 8 करोड़ के एमओयू धरातल पर आए हैं। 8 करोड़ के एमओयू धरातल पर आए हैं 13 महीने बाद भी। तो 25% कोई नहीं, 8 लाख करोड़ मान लो ना, 8 लाख तो केवल 20% ही काम धरातल पे दिख रहा है। ये तो सरकार खुद स्वीकार कर रही है। सभापति महोदय, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि राजस्थान का वातावरण पूरा खराब हो चुका है। नाक तक गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यहाँ पर अपराध इतनी तादाद में बढ़ गए हैं। पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है, बिजली की यहाँ व्यवस्था नहीं है। इसलिए जिन्होंने एमओयू करे हैं वो एमओयू करने के बाद भी यहाँ पर अपनी फैक्ट्री या अपना काम चालू करना नहीं चाहते। तो सरकार को चाहिए था कि वो अभिभाषण में स्पष्ट करते कि हम और क्या सुविधाएं उन लोगों को देना चाहते हैं जो यहाँ पर अपने काम को, अपनी फैक्ट्रियों को लेकर आते हैं। हम उनको सुविधाएं देंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करती हूँ कि राज्य का अन्नदाता बड़ी उम्मीद लेकर बैठा हुआ है। दिसंबर 2025 के अंदर कुछ समय के लिए तापमान बढ़ा, जनवरी 2026 के अंदर तापमान गिरा। अचानक से पाला पड़ने, ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों की खेती खराब हो गई। उसका, क्योंकि हमारे यहाँ पर पाले का मुआवजा नहीं होता है, लेकिन सरकार को चाहिए वो इन अन्नदाताओं की तरफ ध्यान दे और गिरदावरी करवाकर जल्दी से जल्दी इन किसानों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत।